अस्सलाम वालेकुम। आज मैं चाह रहा था कि मैं वीडियो बनाऊं विलास पर कि एक बहुत बड़ी ख़बर है सबके लिए, इंडो पाक के ख़ास तौर पर ख़ित्ते के लिए, कि विलास जो हैं वो ऑलमोस्ट थोड़े से फ़र्क से जो अपार्टमेंट हैं उनसे विलास भी मिल जाते हैं, लेकिन हमारे आम तौर पर डीलर और रियल एस्टेट कंपनी विलास क्यों नहीं रिकमेंड करती, इसकी तफसीलात चाह रहा था। लेकिन उससे पहले मैंने एक और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो जो है आपके गोश गुजार करना बहुत ज़रूरी है, जो है इस्तांबुल में अगवा बराए तावान के बारे में। यहाँ पर अगवा की वारदातें हुई हैं, ये आप लोगों से इसलिए इंफॉर्मेशन करना शेयर करना ज़रूरी है कि आप थोड़ी सी एहतियात जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। हालांकि यहाँ कानून की पासदारी है और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल भी मैं आपको एंड में बताऊँगा कि यहाँ पर उससे कैसे अगवाकारों को कैसे गिरफ़्तार किया गया, उसकी भी थोड़ी सी तफसीलात मैं आज आपको दूंगा। लेकिन इससे पहले कि एहतियातन आप वो मेजर ज़रूर लें जिसकी वजह से इस तरह की वारदात से बच सकें। वीडियो के बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं ये चाहूँगा कि मेरे सैकड़ों हज़ारों की तादाद में जो दोस्त अहबाब जो मैसेज करते हैं वो मेरे लिए मुमकिन नहीं रहा कि मैं फ़र्दन सबका जवाब दे सकूँ। तो मैंने ये सोचा है कि मैं आइंदा जो कुछ मैसेजेस जो हैं जो मेरे नॉलेज के मुताबिक या मेरे दानिश के मुताबिक ये ज़रूरी होंगे कि लोगों तक उसके बारे में इंफॉर्मेशन पहुँचे, तो मैं बाई नेम उन लोगों का, जो मेरे दोस्त अहबाब हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, बाई नेम उनका जो मैसेज है, जो क्वेश्चन है, उसको वीडियो में लाऊं और उसका जवाब दूं ताकि सब लोग उससे मुस्तफ़ीद हों, ना कि मैं इनफरादी तौर पर एक शख्स को जवाब दूं और वो सिर्फ़ एक शख्स उससे मुस्तफ़ीद हो। तो मैं पेशगी मुआज़्ज़त ख़्वाह हूँ उन तमाम सैकड़ों हज़ारों अफराद का जो मुझे मैसेजेस करते हैं, लेकिन मैं उनका इनफरादी तौर पर जवाब नहीं दे सकता। लेकिन मैंने अब सोचा है कि मैं इज्तिमाई तौर पर कम अज़ कम सबकी आगाही के लिए इसका जवाब दे सकता हूँ। तो वीडियो की तरफ आते हैं। 16 अफराद पिछले 1.5 साल में, अगर आप फेब 2020 से लेकर अब तक की बात करें, तो पाकिस्तान से आए हुए 16 अफराद अगवा हुए हैं इस्तांबुल में। ये बड़ी हॉरिबल फिगर है। इससे पहले इतनी बड़ी फिगर नहीं थी। अगर आप 2020 और 21 का तकाबली जायज़ा लें तो 2020 के जो पहले 10 माह हैं उसमें सिर्फ 2 अगवा बराए तावान के वाक़यात हुए, लेकिन उसके बाद जो अब तक 1 साल में वो तकरीबन 14 अगवा के वाक़यात हो चुके हैं। और ये तमाम अफराद जो हैं वो इनमें 5 या 6 अफराद लीगल थे और बाकी इलीगल थे। इसमें बदकिस्मती से खातून भी थी। मैं उनका नाम इसलिए नहीं दे रहा कि मुझे मेरा पेशा कहता है कि उनका नाम सीगाए राज में रहना चाहिए, ताकि वो पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं। उन्हें बाद में डिपोर्ट कर दिया गया और कुछ की ख्वाहिश पर, जो लीगल थे उनकी ख्वाहिश पर उन्हें वापस जाने दिया गया और उन्हें डिपोर्ट किया गया। अब ये 16 अफराद जो अगवा हुए ये सब के सब तावान के लिए हुए, और इसकी जो वजूहात हैं या ये किस तरीके से ये अगवा हुए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसके जो मुहर्रकात हैं कि ये क्यों अगवा हुए और इतने ज़्यादा वाक़यात क्यों बढ़े, ये जानना भी बड़ा ज़रूरी है। और आखिर में मैं आपको जो यहाँ की इस्तांबुल और तुर्की की पुलिसिंग सिस्टम है उसकी एक खूबसूरती और मुनफरदपन भी बताऊँगा कि वो किस तरीके से उन्होंने ये सारा बाजियाब करवाया और किस तरीके से जानी और माली नुकसान से लोगों को बचाया। अब सबसे पहले आपके लिए जानना ये ज़रूरी है कि ये बढ़ते हुए वाक़यात, इसकी वजूहात क्या हैं। अगर सब वाक़यात को देखा जाए, अगवा बराए तावान के ये वाक़यात क्यों हो रहे हैं, इसकी मेन वजूहात कुछ मैं आपसे चीदा बयान करूं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जानना कि ये वाक़यात बढ़ क्यों रहे। नंबर 1, ये हुआ ये है कि इस्तांबुल में ख़ास तौर पर अगर आप देखें तो इस्तांबुल गेटवे था यूरोप के लिए, और यहाँ पर लोग गैर कानूनी तौर पर गैर कानूनी तार के वतन जो है वो यहाँ पर पहुँचते थे और यहाँ से वो यूरोप जाने के लिए ग्रीस या बल्गेरिया का रास्ता अडॉप्ट करते थे, और यहाँ से इस्तांबुल से ख़ास तौर पर, क्योंकि ये यूरोप का बिल्कुल एज है और ये गेटवे है, तो यहाँ से इस्तांबुल में आके जमा होते थे और यहाँ से आगे निकलते थे यूरोप के लिए। अब पिछले 2-3 साल से हुआ ये है कि
میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ جو یورپ کا جو راستہ ہے وہ جو اپنے سمندری راستہ جو زمینی راستہ جو ہے اس پر یورپ نے بہت زیادہ چیک اینڈ بیلنس اور بہت زیادہ کنٹرول جو ہے وہ ایک طرح کا جو گشت ہے وہ بڑھا دیا ہے بارڈر پولیس کا، اور جو اس کی مانیٹرنگ ہے وہ بڑی سخت کر دی۔ اب پہلی وجہ یہ ہے کہ ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ واپس آئے لوگ جو اس نظریے سے ترکی پہنچے پاکستان سے یا مختلف ممالک سے، افغانستان سے، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے یا نیپال سے، سری لنکا سے، کہیں سے بھی یہاں پر جو پہنچتے ہیں یورپ نکلنے کے لیے، ان کی وہ فیسلٹی نہیں ہے اب ان کو کہ وہ آگے بڑے آرام سے نکل جائیں۔ اور ہوتا کیا گیا کہ پچھلے 2 سالوں سے جو اجتماع ہے وہ یہاں پر بڑھتا گیا، وہ یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر جمع ہوتے رہے، پیچھے سے وہ آتے رہے اور آگے جانے کا راستہ بند تھا۔ اب ہوا یہ کہ نارملی ہوتا یہ تھا کہ اگر 20,000 افراد آئے ہیں تو اس میں سے 10-12,000 آگے نکل گئے، 6-8,000 بچ گئے، وہ استنبول میں ویٹ کرتے رہے اپنے آگے نکلنے کا، پھر اس میں سے 3,000 نکل گئے، 3,000 بچ گئے اور پیچھے سے 8,000 اور آگے۔ یہ ان اور آؤٹ کا سلسلہ جاری تھا۔ اب پچھلے 1.5-2 سال سے کیا ہو رہا ہے کہ پائل اپ ہو کے جو صرف پاکستان سے انلیگل مائیگرنٹ یہاں پر آئے ہیں ان کی تعداد 50,000 سے تجاوز کر گئی ہے، کیونکہ آگے جانے کے راستے بند ہیں، اور اگر وہ جانے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو ان کی آگے موت ہے، اور جو بارڈر پولیس ہے وہ بے رحمانہ طریقے سے ان پر تشدد بھی کرتی ہے اور ان کو واپس سمندر میں دھکیل دیتی ہے، مرنے کے لیے چھوڑ دیتی ہے۔ درجنوں واقعات میں نے دیکھے یہاں پر، درجنوں رپورٹ ہوئے کہ جو انہوں نے واپس دھکیلے تشدد کر کے وہ دوبارہ واپس نہیں پہنچ سکے اور وہ سمندر کی نظر ہو گئے۔ تو اب یہ لوگ جو غیر قانونی طور پر یہاں پر پہنچے ہیں یہ واپس جانے کی بالکل سخت نہیں رکھتے۔ پہلی بات یہ کہ یہ پچھلے اپنے خاندان کو، اپنے عزیز و اقارب کو اور اپنے جو گرد و نواح میں لوگوں کو یہ تاثر دے کے ہیں کہ یہ ایک سہانا خواب دیکھ کے یہاں پر پہنچے، وہ یورپ پہنچیں گے اور ان کی زندگی بدل جائے گی۔ جب وہ یہاں پر آگے نہیں نکل پاتے تو ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ ان کے پاس جتنا پیسہ ہوتا ہے وہ ڈنکی لگانے والے لے جاتے ہیں، انہیں راستے میں لوٹتے ہیں، پہلے پیسے لیتے ہیں لاکھوں روپیہ، وہ یہاں پر جب پہنچتے ہیں تو بے یار و مددگار اور بغیر پیسے کے ہوتے ہیں۔ اب ان کے لیے کیونکہ انلیگل مائیگرنٹ ہوتے ہیں، ان کے لیے نوکری کا حصول آسان نہیں ہوتا اور ان کو لینگویج بھی نہیں آ رہی ہوتی۔ اب ان کے لیے سروائیول کا پرابلم ہے۔ اب اس سروائیول کے مسئلے کے لیے وہ کرتے کیا ہے کہ وہ انڈر ویج کام کرتے ہیں، وہ چوری چھپے مل کے کسی کمپنی کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ 5,000 لیرہ کی بجائے 7,000 لیرہ کی بجائے وہ 1,800 لیرہ پر کام کرنے کو تیار ہیں۔ تو وہ جب کام کرتے ہیں ان کا قانونی طور پر کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا، کسی بھی کمپنی میں بھی اور کہیں بھی ان کے نفوس میں ان کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب ان کا ریکارڈ نہیں ہوتا اور جب وہ انڈر ویج کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا یہاں پر گزارا نہیں ہوتا، جبکہ پیچھے انہوں نے اپنی فیملی والوں کو بہت سہانے خواب دکھائے ہوتے ہیں کہ وہ استنبول پہنچ گئے، مینز یورپ پہنچ گئے، اب صرف آگے یورپ کی باقی کنٹریز میں نکلنا باقی ہے۔ تو یہاں پر جب پیچھے جو خواب دکھائے ہوتے ہیں ان کی تکمیل کے لیے وہ یہاں پر کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ صرف پاکستانی نہیں ہے، ایران سے آئے ہوئے لوگ، افغانستان سے آئے ہوئے، بنگلہ دیش، انڈیا، یہ وہ افراد ہیں جو بیچارے یہاں پر جن کا گزارا نہیں ہوتا، پیچھے سے ان پر پریشر ہوتا ہے کہ انہیں اب یورپ میں پہنچ گئے ہو، تمام جمع پونجی لوٹا دی ہے تم نے، تو اب کم از کم یہاں پر پہنچ کے کم از کم کچھ واپس بھیجو، کوئی بچوں کو، والدین کو یا عزیز و اقارب کو دکھا سکیں کہ ہمارا بیٹا باہر چلا گیا اور وہ باہر جا کے اب اس قابل ہو گیا کہ وہ ہمیں پیسے ریٹرن کرنے لگا ہے۔ اب ان خوابوں کی تکمیل کے لیے ہوتا کیا ہے کہ افغانی، پاکستانی، ایرانی، سیرین، بہت سارے کنٹریز کے جو لوگ ہیں جو اس طرح کی انلیگل سٹیٹس میں ہوتے ہیں، وہ مل کے کوئی نہ کوئی ایسا پلان کرتے ہیں، اور انہیں پتہ ہے کہ جو باہر کے کنٹری سے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آ رہا ہے بندہ تو اس کو وہ گھیرتے ہیں۔ اب ان کا پتہ کیسے چلتا ہے انہیں کہ یہ باہر کے کنٹری سے جو آ رہا ہے یہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آ رہا ہے؟ نارملی ہو کیا رہا ہے، ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے سب کانٹیننٹ یا کہیں سے بھی، یورپ سے، امریکہ سے جو لوگ یہاں پر انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آتے ہیں وہ آن لائن کمپنیوں سے رابطہ کرتے ہیں۔ اب کمپنیوں کا اس میں بہت کم عمل دخل ہوتا ہے، کوئی کمپنی نہیں چاہتی کہ اس کا
जो स्टेटस है या उसका जो उसका गुड विल है वो ख़राब हो। लेकिन होता क्या है कि कुछ कंपनियों ने इस तरह के इलीगल माइग्रेंट जो हैं उनको कम सैलरी पर, कम तनख्वाह पर रखा होता है, और वो अपने पैसे बचाने के लिए, और उनको फ़ायदा ये होता है कि वो उर्दू भी बोल लेते हैं, और उर्दू बोलने वालों को ख़ास तौर पर इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान से आने वालों को वो आसानी से गाइड कर देते हैं, तर्जमानी कर सकते हैं। तो इस वजह से वो उनको इम्प्लाई करते हैं पिक एंड ड्रॉप एयरपोर्ट से। अब वो अफराद जिनका गुजारा नहीं हो रहा था, अंडर वेज होते हैं, वो ज़ाहिर है वो ज़हनी तौर पर भी डीमोटिवेटेड होते हैं कि उन्हें मिल नहीं रहा, जो मिल रहा है वो यहाँ खाने के लिए काफ़ी नहीं है। तो वो फिर इस तरह के प्लान तरतीब देते हैं, और वो अपने दोस्तों के साथ मिलके, उन्हें पता होता है कि ये जो लोग एयरपोर्ट पर उतर रहे हैं इनको पिक एंड ड्रॉप देना है। तो कुछ वाक़यात ऐसे हुए हैं जिनमें पिक एंड ड्रॉप में उन्होंने आर्नावूत कोए में, जो कि एयरपोर्ट और इस्तांबुल के रास्ते का एरिया है, वहाँ पर उन्होंने मुगवी को रखा और तावान का मुतालबा किया। अब कुछ वाक़यात में ये हुआ कि यहाँ पर जो लोकल रहने वाले लोग हैं, जिनके पास जो रह रहे थे और उनके पास स्टेटस नहीं था कोई, या स्टेटस था तो उनकी कोई वो बहुत ज़्यादा कोई यहाँ रसाई नहीं थी इदारों तक, या कोई उन्हें अवेयरनेस नहीं थी, उनको भी थोड़े बहुते पैसों के लिए अगवा किया गया और उनको भी, उनसे भी तावान तलब किया गया। मैं आपसे गुजारिश ये करता हूँ, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आप जब कंपनी से वहाँ से रब्ते करते हैं और उनको एयरपोर्ट पर कहते हैं, अपना शेयर करते हैं ट्रैवल प्लान, और उनको कहते हैं कि आप एयरपोर्ट से रिसीव करें, तो उनको जो मुतलका कंपनी का जिससे आपसे कांटेक्ट हो रहा होता है उनका नंबर कम से कम, अगर आपने उनके ज़रिए पहुँचना है होटल में, होटल उनके ज़रिए बुक करवाया हुआ, तो कम से कम उनका नंबर जो है वो अपने पीछे जो घर वाले पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या जिधर से भी आप आ रहे हैं उनको ज़रूर दे दें कि मैं ये शख्स मुझे रिसीव करेगा, ये कंपनी है, इस कंपनी के साथ मेरा कांटेक्ट है और ये लोग मुझे रिसीव करेंगे, ताकि उनके ज़रिए उनकी रिस्पांसिबिलिटी को फ़िक्स किया जा सके कि उन्होंने अगर कोई इलीगल माइग्रेंट एम्प्लॉय किया हुआ है, और उसके ज़रिए अब कंपनियाँ उसकी ज़िम्मेदारी इसलिए नहीं लेती कि उन्होंने उस एम्प्लॉय का रिकॉर्ड नहीं रखा होता अपने पास, क्योंकि वो इलीगल माइग्रेंट होता है। तो इसलिए बराए मेहरबानी पहली एहतियाती तदबीर तो ये है कि आप अपने पीछे अपनी फैमिली को कम से कम वो नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, कंपनी का नाम और उसके पूरे क्वाइफ दे के आएँ कि इस नंबर पर मेरा रब्ता हुआ और इसको मैंने शेयर किया अपना ट्रैवल प्लान, ये मुझे पिक करेगा, और ये नंबर जो है अगर मेरे खुदा न खास्ता को प्रॉब्लम होती है तो मुझे इस नंबर के ज़रिए आप लोग ट्रेस आउट कर सकते हैं और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स कर सकते हैं। अब ये तो है वो वजूहात, और दूसरा ये एहतियाती तदाबीर हैं। वजूहात हैं क्यों हो रहा है, नंबर एक मैंने आपको बता दी। नंबर दो ये कि यहाँ पर कुछ, क्योंकि मल्टी नेशनल सिटी है, 165-60 ममालिक से अफराद यहाँ पर जमा होते हैं, तो कोई पता नहीं चलता कि किन का नेक्सस बना है, किसके मामले में बना है। क्राइम रेट भी इसीलिए, सीरियन भी हैं, बांग्लादेशी अफ़गानी भी हैं, पाकिस्तानी इंडियन भी हैं, ईरानी भी हैं, और श्रीलंकन भी हैं, मतलब साउथ अफ्रीकन भी है, मतलब दुनिया के बहुत सारे ममालिक से यहाँ पर अफराद जो हैं लीगल और इलीगल हैं। लिहाजा उन पर इलीगल अफराद का, क्योंकि नफूस में कोई रिकॉर्ड नहीं होता, उन पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स करना वो कोई आसान काम नहीं है। और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स इसलिए नहीं हो सकी कि उनका कोई सरकार में, नफूस में, या कहीं भी इकामत में, या कोई गुच इदारे में किसी का रिकॉर्ड ही नहीं है, ना ही इमिग्रेशन में किसी का रिकॉर्ड है, तो वो उनको ढूंढना आसान काम नहीं है। अब मैं वीडियो के आखिर में आपको ये बता दूं कि इन 16 के 16 वाक़यात में यहाँ के सिस्टम की जो क्वालिटी है, जो मौसर सिस्टम, पुलिसिंग सिस्टम है, कि 16 के 16 अफराद ना सिर्फ बाजियाब किए गए, बल्कि 16 के 16 अगवाकार भी गिरफ़्तार हुए। और अगर आप तसव्वुर करें, पाकिस्तान में, इंडिया में, या हमारे जैसे सब कॉन्टिनेंट में अगर कोई बच्चा या कोई बड़ा अगवा हो जाता है तो उसके 1% चांसेस होते हैं कि तावान दिए बगैर वो ज़िंदा वापस आ जाए, और 10% चांसेस होते हैं कि तावान देने के बाद भी वो ज़िंदा वापस आ जाए। 90% होता है कि तावान लेने के बाद भी वो मार दिया जाएगा। लेकिन 2 साल में यहाँ की पुलिसिंग सिस्टम का एक खूबसूरत पहलू ये है कि 16 के 16 अफराद बाजियाब हुए, और जियो फेंसिंग से और बड़े ही जदीद आलात से उन्होंने उनको ट्रेस आउट किया, और उनको ना सिर्फ बाजियाब करवाया, अगवाकारों को गिरफ़्तार किया, और वो
यहाँ पर तुर्की में अब भी जेलों में हैं, और उनमें मोस्टली अफराद जिन कंट्रीज़ का, जिन ममालिक का मैंने नाम लिया है, उनके अफराद का नेक्सस था, और वो एक दूसरे के साथ मिल के एक दूसरे के सहूलतकार बन के कोई निशानदेही करता है इन्वेस्टर के एयरपोर्ट पर आने की, कोई रास्ते में इंतज़ाम करता है, कोई गाड़ी में ट्रांसफ़र करने के लिए कोई जगह का इंतज़ाम करता है, और मिल मिला के उन्हें उस मुकाम पर मुंतकिल कर दिया जाता है जिधर उससे रकम हथियाली जाए और उसको वहाँ पर उससे तावान का मुतालबा किया जाए। लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप बराए मेहरबानी एहतियाती तदाबीर तो ये करें कि यहाँ तुर्की में कुछ अफराद ऐसे रिलायबल लोग जो हैं जिनके नोटिस में लाएंगे, वो अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो वो किस कंपनी के ज़रिए एयरपोर्ट से होटल, और होटल किस कंपनी के तवस्सुत से लिया हुआ है, और वो पीछे अपने लवाहिकीन को भी कम से कम जो घर वाले हैं उनको ये बता के हैं कि किस कंपनी के तवस्सुत से वो वहाँ पर एयरपोर्ट से शिफ्ट होंगे और होटल किस कंपनी ने उनको अरेंज करके दिया हुआ, ताकि ज़िम्मेदारी फ़िक्स की जा सके। अगली वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैं विलास की पूरी तफसीलात दूँ जो एक साल में मैंने यहाँ पर रिसर्च करके आपके लिए खुशखबरी ली है, और उसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक गुमराह कौन डाटा दिया जाता है कि यहाँ पर इस्तांबुल में जो लिविंग एक्सपेंस हैं वो तो बिल्कुल इथोपिया से भी कम है, और जो है वो बहुत ही कम लिविंग अखराजात में आप यहाँ पर बेहतरीन पुरताइश ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि ये फिगर वेरी करती है, और मैं आपको पूरी तफसीलात दूंगा कि ऑन एन एवरेज एक पाकिस्तान में एक एवरेज ज़िंदगी गुजारने वाला, एक एलीट ज़िंदगी गुजारने वाला और एक ब्लो एवरेज ज़िंदगी गुजारने वाला यहाँ पर मंथली कितने एक्सपेंस उनके लिए रिक्वायर्ड हैं, ताकि आप अपना फ़ैसला करने में आपको आसानी हो कि आपने यहाँ पर आना है और आपके पास इतने मंथली एक्सपेंस के वसाइल हैं या नहीं। मेरे साथ रहिएगा। बहुत शुक्रिया।